नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। बात करेंगे स्पेशल रिपोर्ट की। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में इस बार कुछ ऐसा हुआ है जिसने सियासी पंडितों की नींद उड़ा दी है। पहले चरण की वोटिंग खत्म हुई और आंकड़ा माया 92.88%। क्या कहता है ये आंकड़ा? वहीं देवभूमि उत्तराखंड की सियासत में आज एक ऐसा सैलाब उमड़ा जिसने विपक्षी खेमे में बेचैनी बढ़ा दी है। देहरादून का ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में बीजेपी का महिला जन आक्रोश रैली के द्वारा हल्ला बोल, वहीं आपकी थाली, आपका भरोसा और आपकी सेहत, क्या सब कुछ खतरे में है? क्योंकि जो आप खा रहे हैं वो शुद्ध नहीं। और चलते चलते बात मौसम के मिजाज की, तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। बात करते हैं पहली स्पेशल रिपोर्ट की। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में इस बार कुछ ऐसा हुआ है जिसने सियासी पंडितों की नींद उड़ा दी है। पहले चरण की वोटिंग खत्म हुई और आंकड़ा आया 92.88%। जी हां, आज़ादी के बाद बंगाल के इतिहास में यह सबसे ऊंची वोटिंग है। लेकिन इस बढ़ते वोट प्रतिशत के पीछे की कहानी क्या है? क्या यह सत्ताधारी टीएमसी के खिलाफ जनता का गुस्सा है या फिर वोटर लिस्ट में हुई सफाई का जादू? कल 2025 के बिहार चुनाव की यादें ताज़ा हो गई हैं, जहां एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। आज की हमारी इस विशेष रिपोर्ट में देखिए, क्या बंगाल में बिहार वाला इतिहास दोहराया जाएगा या कहानी पूरी तरह पलट जाएगी? 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के विशेष गहन निरीक्षण यानी एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट साफ हुई। तत्कालीन बिहार सरकार भारत निर्वाचन आयोग इस बड़े फैसले के साथ खड़ी थी। जब एसआईआर की रिपोर्ट आई तो लाखों नाम कटे, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड 67% वोटिंग हुई। खास बात ये रही कि ये बिहार का अब तक का सबसे ऊंचा टर्नआउट था। नतीजा, नीतीश कुमार की एनडीए की भारी जीत हुई और 2 दशक से चली और इसका नीतीश कुमार को फायदा हुआ। इसी तरह पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर हुआ, मगर यहाँ सियासी परिदृश्य थोड़ा बदला हुआ था। दरअसल ममता बनर्जी एसआईआर के विरोध में खड़ी रही और इसे वोट चोरी और बंगाल मां का अपमान बताया। लेकिन चुनाव आयोग अपने फैसले पर अड़ा रहा और सुप्रीम कोर्ट के समर्थन से एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हुई और अब पहले चरण में वोटिंग हुई तो मतदान 10% तक बढ़ गया। क्या ये बढ़ोतरी सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ है या उनके पक्ष में? सवाल बड़ा है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी और एनडीए के बीच जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। क्या हम इस बात को नहीं जानते? ये वही धरा है जो कभी भारत को पहचान देती थी और आज उसी धरा में एक पहचान का संकट खड़ा किया है। बंगाल के अंदर पिछले 15 वर्षों में टेरर की प्रतीक बनी हुई, माफिया राज की प्रतीक बनी हुई, करप्शन की प्रतीक बनी हुई टीएमसी की सरकार ने, हमें याद है बीजेपी कार्यकर्ता संजय भौमिक की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई थी। निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई थी। टीएमसी के गुंडे सरेआम घूम रहे हैं और मुझे यह देख करके प्रसन्नता हुई थी परसों, जब बंगाल के अंदर 152 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जब मतदान हो रहे थे, तो मतदान के अंदर मैं एक बात देख रहा था, हर मतदाता के मन में एक ही भाव था कि बंगाल को उसकी पहचान दिलानी है। टेरर से, माफिया राज से, करप्शन से मुक्ति दिला करके बंगाल को फिर से भारत की पहचान का प्रतीक बनाना है और इसके लिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को लाना है। 23 अप्रैल का वोटिंग प्रतिशत। पहली चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर रिकॉर्ड 92.88% वोटिंग। यह भारत की स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में मतदान का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। वर्ष 2021 में इन सीटों पर 83% का आसपास वोट पड़े थे। वहीं इस बार भी पिछली बार की तरह ही महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाले।
अब जब आगामी 29 अप्रैल को दूसरे चरण की 142 सीटों पर वोटिंग होनी है, तो उसका इससे पहले ही ये चर्चा हो चुकी है कि क्या बंगाल में बिहार से उल्टा कुछ होने जा रहा है। मैं नीतीश कुमार। फिलहाल इस सवाल का अर्थ यूँ समझिए कि बिहार में मतदान प्रतिशत बढ़ा तो नीतीश कुमार ने सत्ता में पुनर्वापसी की, मगर पश्चिम बंगाल में वोटिंग प्रतिशत बढ़ने का मतलब सत्ता परिवर्तन का संकेत है। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद हुआ विधानसभा चुनाव के नतीजों में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जोरदार वापसी करते हुए 243 में से लगभग 22 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बिहार में एसआईआर के बाद विधानसभा चुनाव के नतीजों में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने जोरदार वापसी करते हुए 243 में से लगभग 202 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 243 सीटें सदस्य वाली बिहार चुनाव में ये स्पष्ट बहुमत के आंकड़े 122 से बहुत अधिक रहे। वहीं विपक्षी महागठबंधन करीब 35 सीटों के दायरे में सिमट गया, जबकि अन्य दलों और निर्दलियों के खाते में सीमित सीटें ही आईं। वोट शेयर के स्तर पर भी एनडीए ने लगभग 50% के आसपास समर्थन हासिल किया, इससे उसकी बढ़त निर्णायक रही। इन नतीजों को मतदाता सूची के गहन निरीक्षण के बाद चुनावी समीकरण और संगठित वोट ट्रांसफर से जोड़कर देखा गया, जिससे सत्ता वापसी का रास्ता आसान किया और विपक्ष को काफी हद तक धराशायी कर दिया। फिलहाल इसी तर्ज पर बीजेपी की ओर से अमित शाह समेत कई नेता कह रहे हैं कि 92% वोटिंग भय से विश्वास की यात्रा है। उन्होंने दावा किया कि पहले चरण की 152 सीटों में बीजेपी 110 सीटें जीत सकती है। उनका तर्क है कि इतनी बड़ी भागीदारी सत्ता विरोधी लहर दिखाती है। टीएमसी की 15 साल की सरकार में भ्रष्टाचार, सिंडिकेट्स और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को भूल नहीं पाए। एसआईआर से फर्जी वोट कटे तो असली गुस्सा बाहर आ गया। इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रियता देखी गई। राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि अगर दूसरे चरण में भी यही पैटर्न रहा तो आगामी 4 मई को टीएमसी की हार तय है। लेकिन इन सब के बीच सवाल बड़ा है। पश्चिम बंगाल का ये रिकॉर्ड तोड़ मतदाता सत्ता परिवर्तन की एक नई इबारत दिखने जा रहा है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन बिहार का इतिहास क्या कहता है, चलिए आपको बताते हैं। बिहार में जब जब वोटर लिस्ट साफ हुई और वोटिंग प्रतिशत बढ़ा, तब तक सत्ता की कुर्सी और मजबूत हुई। लेकिन बंगाल की फिजा इस बार कुछ अलग नजर आ रही है, जहां बीजेपी इसे तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जनता का असली गुस्सा बता रही है। वहीं टीएमसी का मानना है कि उनकी योजनाएं आज भी लोगों तक पहुंच रही हैं। अब 92% यह ऐतिहासिक वोटिंग किसी को सत्ता से बेदखल करेगी या फिर ममता बनर्जी की कुर्सी को और भी अभेद्य बनाएगी, इसका फैसला तो 4 मई को आने वाले नतीजे ही करेंगे। अगली स्पेशल रिपोर्ट की बात करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड की सियासत में आज एक ऐसा सैलाब उमड़ा जिसने विपक्षी खेमे में बेचैनी बढ़ा दी है। देहरादून का ऐतिहासिक परेड ग्राउंड आज गवाह बना महिला जन आक्रोश रैली का, जहां हजारों की तादाद में जुटी नारी शक्ति ने अपनी आवाज बुलंद की। लेकिन बात सिर्फ भीड़ तक सीमित नहीं रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मंच से कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। धामी ने राजनीति के आधुनिक किरदारों की तुलना महाभारत काल से कर दी। उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधते हुए उन्हें दुर्योधन और दुशासन की मानसिकता वाला बताया। मुख्यमंत्री का साफ आरोप है कि जिस विपक्ष ने संसद में नारी शक्ति बंधन अधिनियम की राह में रोड़े अटकाए, वो आज किस मुंह से महिलाओं की बात कर रहा है। परिवारवाद से लेकर महिला सशक्तिकरण के दावों तक सीएम धामी ने चुन चुनकर कांग्रेस को घेरा। देखिए ये रिपोर्ट। नारी सम्मान, महिला आरक्षण और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच उत्तराखंड की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित महिला जन आक्रोश रैली ने इस बहस को नया आयाम दिया है, जहां हजारों महिलाओं की मौजूदगी के बीच मुख्यमंत्री धामी ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने नारी शक्ति बंधन अधिनियम के विरोध को महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ बताते हुए विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाए और इसे राजनीतिक दोहरेपन का उदाहरण बताया है। पूरी भारतीय जनता पार्टी एनडीए पूरी तरह से इस बिल को पारित करवाने के लिए उत्साही को बाधित करने का दुस्साहस किया है। अभी माननीय सांसद टेरी बता रही थी कि किस प्रकार से वो तैयार होकर संसद के अंदर पूरी भारतीय जनता पार्टी एनडीए पूरी तरह से इस बिल को पारित करवाने के लिए उत्साहित थे, लेकिन किस प्रकार से इसको रोकने का काम किया गया है। मैं देख रहा हूं कि आज बड़ी संख्या में
यहाँ पर मातृशक्ति एकत्र हुई है और इस चिलचिलाती धूप में भी जितने लोग इस प्रांगण में, उससे कहीं अधिक लोग आसपास पेड़ों के नीचे बैठे हुए हैं, अनेक स्थानों पर बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या, ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब देश की नारी अपने अधिकारों के प्रति सजग है और अन्याय के विरुद्ध अब चुप रहने वाली नहीं है। भाइयों बहनों, मैं आज के अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं, मुझे आप सबके इतने बड़े प्रचंड यहां पर जनाक्रोश को देखकर ये पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि देवभूमि से ये जो आवाज उठी है ये पूरे देश में गूंजेगी। देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित इस विशाल रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी ने इसे महज एक राजनीतिक कार्यक्रम से आगे बढ़कर जनभावनाओं के प्रदर्शन का मंच बना दिया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये रैली नारी सम्मान और अधिकारों की आवाज है जो उन ताकतों के खिलाफ उठ रही है जो महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा डाल रही है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री धामी ने महाभारत का उदाहरण देते हुए कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी को दुर्योधन की मानसिकता वाला बताया, जबकि अखिलेश यादव को दुशासन की संज्ञा दी। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह महाभारत में अन्याय हुआ, उसी तरह महिला अधिकारों के मुद्दे पर विपक्ष का रवैया रहा है। मातृशक्ति के साथ जिन्होंने अन्याय किया है, मातृशक्ति के अधिकारों में जिन्होंने बैरियर बनने का काम किया है, जिन्होंने बाधा बनने का काम किया है, उनको करारा जवाब देने का काम मातृशक्ति करेगी। बहनों, आप सभी भली भांति जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की मातृशक्ति को उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनको अधिकार मिले, उनको दिलाने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम वो देश की संसद के अंदर लेकर आए। लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी जो परिवारवादी पार्टियां हैं, उन्होंने मिलकर इस ऐतिहासिक और युग परिवर्तनकारी निर्णय को अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण संसद के सदनों में पारित होने से रोक दिया। लोकसभा में संख्या बल के आधार पर यह बिल पारित नहीं हो पाया, तो कांग्रेस के युवराज आपने देखा होगा जैसे कोई जंग जीतकर आए हों, इस प्रकार से जश्न मना रहे थे और मेजा थपथपा रहे थे। भाइयों बहनों, उसी के साथ ये दृश्य जब हम देख रहे थे तो महाभारत की उस सभा की याद आई जिस सभा में कौरवों ने जोर जोर से हंसते हुए एक अबला नारी का अपमान किया था। वहीं मुख्यमंत्री ने संसद में नारी शक्ति बंधन अधिनियम के दौरान कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब महिलाओं को अधिकार देने का ऐतिहासिक अवसर आया तब विपक्ष पीछे हट गया। उन्होंने इसे महिलाओं के साथ अन्याय बताते हुए कांग्रेस इस मुद्दे पर दोहरा चरित्र दिखा रही है। संसद में विरोध और सड़कों पर समर्थन का दिखावा। धामी ने कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाया, कहा कि पार्टी में महिला सशक्तिकरण केवल एक परिवार तक सीमित रहा है। उन्होंने इंदिरा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस ने आम परिवार की महिलाओं को आगे बढ़ाने की बजाय अपने परिवार को प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चलाई जा रही योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जनधन जैसी पहलों ने महिलाओं को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई है। भाइयों बहनों, हमारी नारी शक्ति का अधिकार छीनकर कांग्रेस के युवराज दुर्योधन की तरह अपने मद में मस्त होकर अपनी जीत का जश्न मना रहे थे और समाजवादी पार्टी के नेताजी दुशासन की तरह महिलाओं को अपमानित करके खुद को विजयी मान रहे थे। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और इंडी गठबंधन के लोग अपने राजनीतिक कौरवों की तरह उन्होंने नारी शक्ति के उनके अधिकारों से वंचित करने का काम किया है। लेकिन मैं आप सब बहनों के बीच में कहना चाहता हूं कि ये परिवारवादी दल आपकी बढ़ती हुई शक्ति को देखकर घबरा गए। अब उन्हें लग रहा है कि अगर सामान्य घरों की बहन बेटियां भी राजनीति में आ जाएंगी, आगे आ जाएंगी, हर निर्णय में सहभागी हो जाएंगी, तो इनकी जो वंशवाद परिवारवाद की दुकानें हैं, वो दुकानें पूरी तरह से बंद हो जाएंगी, उनका शटर बंद हो जाएगा। इन सब के बीच बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। महिला आरक्षण को लेकर दोनों ही पार्टियों में वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। अब देखना होगा महिला आरक्षण के सहारे बीच में महिलाओं के दिल में जगह बना पाएगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और आपको दिखाएंगे अगली स्पेशल रिपोर्ट।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है और दिखाते हैं आपको अगली स्पेशल रिपोर्ट। आपकी थाली, आपका भरोसा और आपकी सेहत, क्या सब कुछ खतरे में है? क्योंकि जो आप खा रहे हैं वो शुद्ध नहीं है, बल्कि जहर भी हो सकता है। अलीगढ़ में नकली घी का बड़ा खेल पकड़ा गया है। तो अमरोहा में एक्सपायरी नमकीन को नए पैकेट में भरकर बेचा जा रहा था, यानी मुनाफे के लिए आपकी ज़िंदगी से खिलवाड़। सवाल ये है, क्या हमारी प्लेट अब सुरक्षित नहीं रही? और सबसे बड़ा सवाल, इन जहर के सौदागरों पर लगाम कब लगेगी? देखिए रिपोर्ट। थाली में जहर, नकली घी, एक्सपायरी नमकीन का खेल। अलीगढ़ में नकली घी का भंडाफोड़। अमरोहा में एक्सपायरी नमकीन का खेल। जनहित का सवाल, क्या सुरक्षित है आपकी थाली? थाली में भरोसा हारने वाला अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि ये सिर्फ खाना नहीं, जहर भी हो सकता है। एक तरफ अलीगढ़ जहां नकली घी के ड्रम पकड़े गए, तो दूसरी तरफ अमरोहा जहां एक्सपायरी नमकीन को नए पैकेट में भरकर बेचा जा रहा था। यानी खेल अलग अलग, लेकिन मंशा एक ही, मुनाफे के लिए आपकी सेहत से खिलवाड़। अलीगढ़ में फूड सेफ्टी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली घी के गोरख धंधे का भंडाफोड़ किया है। सूचना के आधार पर कोंडा क्षेत्र में छापेमारी की गई। यहां हरियाणा के नूह जिले से सप्लाई के लिए लाया जा रहा नकली घी पकड़ा गया। टीम ने मौके से 252 लीटर नकली घी 6 नीले ड्रम में भरा हुआ बरामद किया। फूड सेफ्टी अधिकारी दीनानाथ यादव के मुताबिक इस घी के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। इगलास में गोंडा थाना अंतर्गत पुलिस के सहयोग से हरियाणा नूह से 252 किलो, जो कि 6 नीले छोटे ड्रम में भर के अलीगढ़ के रास्ते से अन्य जनपद में कहीं बिक्री के लिए ले जाया जा रहा था, उसको पकड़ा गया है। 2 नमूने इससे संग्रहित किए गए हैं और पूरा 252 किलो घी मौके पर ही जब्त कर सीज कर पुलिस अधीक्षा में दे दिया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के सुसंगत प्रावधानों के तहत अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के नूह से ला रहे थे सर? हाँ, ये मौके पे जो व्यक्ति है वो, जिसके आधार कार्ड से स्पष्ट हुआ है कि यह व्यक्ति नूह का रहने वाला है और इसका नाम परवेज है और ये नूह से ये घी ले जा रहा है। उधर अमरोहा में तो मामला और भी खतरनाक निकला। यहाँ एक्सपायरी नमकीन, चिप्स और कुरकुरे को नए पैकेट में भरकर गांव-गांव में बेचा जा रहा था। जोया ब्लॉक के ढकिया चमन गांव में छापेमारी के दौरान करीब 3 कुंटल माल बरामद हुआ, जिसकी कीमत 4 लाख रुपए से ज्यादा आंकी गई। जांच में सामने आया कि एक्सपायरी सामान को खुले में बेचने के साथ साथ उसे नए रैपर में पैक कर फिर से बाजार में उतारा जा रहा था। अमरोहा जिले के इडोली थाना क्षेत्र के ग्राम ढकिया चमन में एक गोदाम में काफ़ी मात्रा में एक्सपायरी खाद्य पदार्थ हमको मिला। हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मनोज कुमार वहाँ पे चेकिंग कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये गोदाम में काफ़ी मात्रा में एक्सपायरी माल रखा हुआ है। उन्होंने तत्काल मुझे सूचना दी और यहाँ से हमने टीम तत्काल जो है उस गोदाम की निरीक्षण के लिए भेजी और निरीक्षण में पाया गया कि उसमें करीब 7-8 लाख रुपए का माल जो है रखा हुआ है। उसमें काजू कतली के पैकेट थे, लगभग 400 पैकेट थे, जिनकी कीमत 1,40,000 के करीब है। इसके अलावा 200 पेटी जो नूडल्स थे उसमें, ये नूडल्स को, जो एक्सपायरी नूडल्स होते थे, उनको खोल लेते थे, उनके पैकेटों को, और खोल करके उसको लूज में अलग से पेटियों में पैक करते थे और गत्ते की पेटियों में पैक करके उसे मार्केट में जो छोटे साप्ताहिक बाजार हैं उसमें बेचने के लिए ये भेज देते थे। विशेषज्ञों की माने तो एक्सपायरी फूड और नकली घी दोनों ही सेहत के लिए बेहद खतरनाक हैं। ऐसे खाद्य पदार्थों में हानिकारक बैक्टीरिया पनपते हैं जो फूड पॉइजनिंग, उल्टी, दस्त, पेट दर्द और यहाँ तक कि गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ कार्रवाई का नहीं, सवाल ये है कि आखिर ये जहर का कारोबार चल कैसे रहा था।
क्या फूड सेफ्टी विभाग की निगरानी कमजोर है या फिर मुनाफे के लिए नियमों को ताक पर रख दिया गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आम आदमी की सेहत की कोई कीमत नहीं? अलीगढ़ से अमरोहा तक तस्वीर साफ है। मुनाफे के लिए आपकी सेहत से खिलवाड़ हो रहा है और अब थाली में जहर परोसा जाए तो ये सिर्फ कानून का नहीं बल्कि इंसानियत का भी अपराध है। और अगर अभी भी सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो अगला शिकार कोई भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। अब जाते जाते स्पेशल रिपोर्ट में बताएंगे आपको मौसम का मिजाज। उत्तर प्रदेश में इन दिनों सूरज के तेवर तल्ख और पूरा सूबा भट्टी की तरह तप रहा है। हालत ये है कि दिन के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। शुक्रवार को प्रयागराज न केवल यूपी बल्कि पूरे देश का सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया, जहां पारा 45 डिग्री के पार निकल गया। हालांकि मौसम विभाग ने अब एक राहत भरी खबर दी है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 26 और 27 अप्रैल को देश के कई हिस्सों में बादल छाने और हल्की बारिश की संभावना है, जिससे झुलसाने वाली गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। आइए देखते हैं प्रदेश के मौसम पर यह विशेष रिपोर्ट। सूबे में इन दिनों भट्टी जैसा तपा देने वाली गर्मी पड़ रही है। प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव कंडीशन बनी हुई है और इन दिनों आसमान से आग बरसने के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। धूप की तपिश और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है गर्मी। शुक्रवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, आगरा, शाहजहांपुर और अलीगढ़, जबकि पूर्वांचल के हरदोई, वाराणसी और प्रयागराज में लू की स्थितियां रही हैं। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 26 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके कारण 26 अप्रैल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1 से 2 इलाकों में बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश भी हो सकती है और वहीं 27 अप्रैल को पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में बादल छाए रहने और बारिश होने से भीषण गर्मी से हल्की राहत मिलने की संभावना है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश के कुछ इलाकों में 26 और 27 अप्रैल को भी लू चलने की चेतावनी भी जारी की है। इस तरह से आज कानपुर में 43 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किए गए हैं, लेकिन तापमान 44 के आसपास भी है, क्योंकि जो बाहरी इलाका होता है जहां हरियाली होती है वहां तापमान 1 से 2 डिग्री कम होते हैं। एयरफोर्स स्टेशन पर आज 44 के ऊपर संभावना है। तो जो ये स्थितियां हैं ये अभी 2 दिन तक और जारी रहेंगी। तापमानों में 1 डिग्री का उतार चढ़ाव संभावना बनी रहेगी। इसके बाद एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बनने जा रहा है और एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो पश्चिमी विक्षोभ होता है वो भी पहाड़ों पर आज आ गया है। तो अब आगे आने वाले दिनों में, महीने के आखिरी दिनों में बादल आएंगे, बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कहीं कहीं बूंदाबांदी, बारिश और शाम के समय तेज हवाएं और आंधी वाली स्थिति भी आ सकती है। तो ये स्थितियां अभी आगे महीने के मासांत में 28, 29, 30 तारीख में कानपुर में भी होने की संभावना है। और ये जो भी गतिविधियां होंगी ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पहाड़ पर और विदर्भ, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड में सब जगह होने की संभावना है। तो आगे आने वाले दिनों में तापमानों में गिरावट भी हो सकती है और थोड़ी फौरी तौर पर थोड़ी राहत भी 2 से 3 दिन तक मिल सकती है। लेकिन फिलहाल अभी अगले 2 दिन 26 और 27 तारीख को यही स्थितियां रहेंगी और गर्मी बरकरार रहेगी। इन जिलों में रात में अधिक गर्मी होने की संभावना। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल और बदायूं के साथ ही आसपास के क्षेत्र भी अलर्ट मोड पर है। लखनऊ का मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को गर्मी में भी और अधिक इजाफा हो सकता है और कुछ स्थानों पर लू चल सकती है। अधिकतम तापमान 43 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। प्रयागराज सबसे गर्म। शुक्रवार को प्रयागराज न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में सबसे अधिक गर्म जिला रहा,
जहां पर अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य है। फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 26 अप्रैल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से छिटपुट बारिश का दौर आरंभ होकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने और इसमें वृद्धि की संभावना के दृष्टिगत तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के कारण 27 अप्रैल के उपरांत लू की स्थितियों में सुधार होने की संभावना है। और इसी क्रम में राजधानी लखनऊ में भी 25 से 26 अप्रैल के दौरान कहीं कहीं लू की स्थितियां बनने की भी संभावना है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में हमारे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।